Hello, my dear students. Welcome to the class of UGC NET Paper 2, Subject Commerce we are doing. And as you know that Unit 2 we have just started. और Unit 2 का बच्चे जो अभी recently we completed the topic of partnership accounts. Partnership accounts आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं. Now come to the corporate accounting or you can say it's company's account. कि कंपनी के जो अकाउंट होते हैं उनको किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हम फॉर्म करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी कवर टुडे इज इशू ऑफ शेयर्स. आज के इस सेशन में हम सिर्फ ये टॉपिक कवर करेंगे कि शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है. यू ऑल वेरी नो दैट कि जो एक कंपनी है बच्चे, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो कंपनी के मेंबर्स हैं दे कलेक्ट द कैपिटल थ्रू इशूइंग ऑफ शेयर्स. कंपनी में आपको बहुत अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए और वो फाइनेंस आप कैसे इकट्ठा करते हो? थ्रू इशूइंग ऑफ शेयर्स. शेयर्स कुड बी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट. तो हम आज यही देखेंगे इस सेशन में कि शेयर्स को इशू करने का प्रोसीजर कैसा है और उन शेयर से जो कैपिटल आती है वो पार्ट बनती है कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम का. Right, so today we will see first of all the shares of the dash are issued for the subscription. शेयर्स किसके? कंपनी के शेयर्स को इशू किया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मींस कि जो पब्लिक है वो उसको खरीदे, सब्सक्राइब करे उन शेयर्स को और फिर उससे जो पैसा आएगा दैट इज द एप्लीकेशन मनी. नाउ द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स. शेयर्स को इशू करने की जो टर्म्स हैं दैट आर मेंशन्ड इन द डैश. किसमें? प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस को देखकर आप कंप्लीटली पता लगा सकते हो कि कंपनी ने क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो किया है और प्रोस्पेक्टस से ही हमें ये आइडिया मिलता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको किस टर्म्स पर इशू किया गया है. All right, so everything about the issuance of the shares is mentioned in the prospectus of a company. Now let's start the process of issue of shares. You have to study with me each and every point. Okay, बहुत अच्छे से समझना है बच्चे. Make your own notes. This process of issue of shares says the very first step is receiving of the application money. सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है receiving of the application money. इसमें क्या होता है? That it needs to be in the prescribed form आफ्टर दी शेयर्स आर इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन. हमने जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको इशू किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए. तो जब वो कंपनी के शेयर्स जो हैं बच्चे दीज आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, दीज आर टू बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. आपको एक पूरा प्रॉपर दिखाना है. एंड द इनिशियल एप्लीकेशन मनी मीन्स जब लोग उन्हें खरीदना शुरू करेंगे तो उसको बोलते हैं कि नाउ द पीपल आर अप्लाइंग. Okay, people wants to purchase your share. So the initial application money जो भी है shall not be less than 5%. Right? Means 5% से कम नहीं होनी चाहिए वो आपकी जो एप्लीकेशन मनी है टोटल मनी में से लेस देन नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट 5% तो लोग आपके मनी को मतलब इनिशियल एप्लीकेशन मनी दे. Then the next thing is that allotment of shares. देन आपका काम होता है, फर्स्ट आपने कर दिया एप्लीकेशन मनी रिसीव की, अब शेयर्स को अलॉट किया जाता है. और इसमें क्या होता है? इट इंप्लाइज मींस ये क्या शो करता है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स द एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट? एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ एप्लीकेंट. मींस जो लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं उन्होंने एप्लीकेशन मनी दी. तो अब इसका मतलब है अलॉटमेंट का मतलब होगा कि आपने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द परचेज ऑफ द शेयर्स ऑफ अ डैश. परचेज ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी बाय द डायरेक्टर. मींस डायरेक्टर आपसे अब एक्सेप्टेड है, मतलब आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है कि यस हम आपको अपने शेयर्स देंगे. इस चीज को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं. इट इज डन व्हेन द कंपनी हैज रिसीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मींस कंपनी को जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, जो लेवल मैंने आपको बताया मींस एटलीस्ट मोर देन 5%, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी. नाउ इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो ठीक है इतनी आ गई तो मतलब कंपनी अब रेडी है अपने शेयर्स इशू करने के लिए, आपको शेयर्स देगी.
लेकिन क्या होता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, मींस लोगों ने उस मिनिमम लेवल को तो क्रॉस कर ही लिया, प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन मनी आ गई। अब यहां पर क्या होगा बच्चे, जो अलॉटमेंट होती है दैट इज नाउ टू बी डन ऑन द प्रोराटा बेसिस। आपको प्रोराटा बेसिस पर इन कंसल्टेशन विद द, किससे कंसल्ट करके, स्टॉक एक्सचेंज में आपको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा कि दिस हैपन विद आवर कंपनी, पीपल आर सो मच इंटरेस्टेड with us that they want to purchase our shares and there is now the case of over subscription, tell us what to do। तो जो अब एक्सपर्ट्स होंगे स्टॉक एक्सचेंज के, दे विल टेल द प्रॉपर प्रोसीजर कि क्या आपका अलॉटमेंट का बेसिस रहेगा, एंड दैट इज प्रो राटा बेसिस। ये याद रहेगा सबको। देन व्हाट नेक्स्ट स्टेप इज, समटाइम्स क्या होता है बच्चे, एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स जो होती है दैट इज रिसीव्ड फॉर डैश मीन्स लेस। कई बार क्या होता है लेस भी आ जाता है। अब आपने केस ओवर का तो पढ़ लिया, आप कहोगे कि मैम लेस देन भी तो हो सकता है, लोग मिनिमम लेवल को ही टच ना करें। सो दिस विल बी द केस व्हेन देयर इज लेस देन द नंबर ऑफ द शेयर्स। जितने शेयर्स आपने करे थे मीन्स उससे बहुत कम है, लेस देन द शेयर्स इशूड, जितने शेयर इशू किए हैं उससे भी कम आपके शेयर्स को रिसीव किया गया है, एप्लीकेशन मनी बहुत कम आई, और ये जो केस होता है दैट इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में क्या होगा, अब तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। इन सच अ केस अलॉटमेंट ऑफ शेयर मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द शेयर सब्सक्राइब। जो भाई जितनों ने कर दिया उन्हीं को दे दो, ज्यादा एटलीस्ट आप मिनिमम तक तो नहीं पहुंचे, बट जितनों ने किया उन्हीं दे दो, एंड नॉट टू द शेयर्स इशूड फॉर। जितने शेयर इशू किए हैं अब उनके बेसिस पर आप अलॉटमेंट नहीं करेंगे, आप अलॉटमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेयर जस्ट सब्सक्राइब्ड। वेरी इजी बच्चे, बिल्कुल इजी। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे, ये हमने कर लिया अलॉटमेंट। द नेक्स्ट स्टेप इज नाउ मेकिंग द कॉल्स। अब करनी है आपने कॉल्स, मिनिमम एप्लीकेशन मनी तो उस टाइम पे लोगों ने दी, आपने शेयर्स उनको दे दिए, किस बेसिस पे अलॉट करने वो हमने पढ़ लिया। अब आता है कि नेक्स्ट मनी मंगवाना। नेक्स्ट मनी कैसे मंगवाई जाएगी, वो तो कुछ मिनिमम अमाउंट थी जो दे दी। कंपनी कैन ईदर डैश, कंपनी कैन ईदर कलेक्ट होल अमाउंट, मींस वो फर्स्ट कॉल में ही पूरी अमाउंट मंगवा सकते हैं कि पूरा, सपोज कीजिए एक शेयर था बच्चे, वो था 100 रुपीज का, ठीक है। अब 100 में से अप्लाई कर दिया 20 के लिए, रेस्ट जो 80 था आप या तो 80 को अब नेक्स्ट कॉल पे मंगवा लो, मींस पूरी अमाउंट आ जाएगी, या फिर आप 60 को मंगवा लीजिए फर्स्ट कॉल पे, और सेकंड कॉल पे आप नेक्स्ट 20 को फिर से मंगवा लेना, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज है, ये बात कह रहा है। तो इसमें क्या है, द कंपनी कैन ईदर कलेक्ट द होल अमाउंट ड्यू ऑन द शेयर्स ऑन द अलॉटमेंट, और पार्ट अमाउंट मंगवा सकते हैं, या तो होल अमाउंट या फिर पार्ट अमाउंट। ऑल राइट, नाउ कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन द डैश बेसिस। किस बेसिस पर कॉल्स किए जाते हैं, ऑन द यूनिफॉर्म बेसिस, मींस यहां पर आप जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनमें पार्शियलिटी नहीं कर सकते, बायसनेस नहीं कर सकते, आपको एक यूनिफॉर्म बेसिस अपनाना पड़ेगा। ऑल द शेयर होल्डर्स मस्ट बी ट्रीटेड यूनिफॉर्मली, दे मस्ट बी सीन विद वन आई ओनली, एंड हेयर द नेक्स्ट स्टेप इज, ये था कॉल करना। द नेक्स्ट इज, जब कॉल की जाती हैं देन व्हाट हैपेंस, देयर आर समटाइम्स द केस ऑफ कॉल इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है, दैट इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड बाय अ शेयर होल्डर। ये एक ऐसा केस है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में क्या है, मींस आप अपनी कॉल्स में पैसा मंगवाते हैं, मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या है, जितना आपने मंगवाया था, सपोज कीजिए जितना भी आपने कहा उससे ज्यादा दे दिया। अगर किसी पर्सन ने सपोज कीजिए 100 का शेयर था, 110 दे दिए, या आपने कॉल में 60 मंगवाए थे और उन्होंने 80 दे दिए, so it refers to the amount that is paid by a shareholder in excess of the amount due from them। जितनी उनसे ड्यू अमाउंट रहती थी, लेकिन शेयर होल्डर्स ने क्या किया, उससे एक्सेस अमाउंट आपको दी है। सच अमाउंट शुड बी, इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, सच अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। क्योंकि एक्सेस में आई है बच्चे, इस अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट कहां पर किया जाएगा, टू द सेपरेट अकाउंट। एक सेपरेट अकाउंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एंड देन दिस अमाउंट इज, अब इस अमाउंट को फर्दर क्या किया जाएगा, दिस अमाउंट विल बी फर्दर ट्रांसफर्ड
to the respective call accounts as and when the calls are made. Means सपोज कीजिए किसी पर्सन अभी 60 की कॉल हो रही थी, किसी पर्सन ने 80 दे दिए, मीन्स उनकी अभी +20 इन एडवांस आ गई है, तो इस 20 को फर्दर अभी के लिए तो क्रेडिट किसमें कर दिया जाएगा, विल बी क्रेडिटेड टू देयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन जब नेक्स्ट 20 कॉल की जाएगी तो इस पर्सन की तो आई हुई है ये 20, इसको उस 20 में एडजस्ट कर देंगे, वहां ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज उसने तो एडवांस में दे रखा था। राइट बच्चे, सो ये आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया। इसमें क्या बोला गया, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी इजीली, यू हैव टू अंडरस्टूड दिस दैट समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं दे कॉल इन एडवांस मनी एंड शेयर होल्डर जो होता है वो एक्सेस में अमाउंट दे देता है, सच अमाउंट इज क्रेडिट टू द सेपरेट अकाउंट जिसको हम कॉल इन एडवांस अकाउंट भी कहते हैं, एंड देन दिस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट व्हेन द कॉल्स आर मेड। राइट, द डायरेक्टर्स मस्ट पे, अब यहां पर देखिए किसी पर्सन ने एडवांस में मनी दे दी है, और टिपिकली आप सब कुछ छोड़कर देखिए जब कोई आपको एडवांस में कुछ देता है तो आपको उसको इंटरेस्ट भी देना है ना, जब आप उनको पे करते हो तो इंटरेस्ट देते हो, तो यहां पर भी यही चीज है बच्चे, दैट डायरेक्टर्स जो होंगे दे मस्ट पे व्हाट, इंटरेस्ट, they have to pay the interest on calls in advance at the rate of the specified in the article, जो भी उन्होंने अपने आर्टिकल में रेट लिखा होगा उस अमाउंट पे उनको उनकी इंटरेस्ट भी देना है, और अगर इंटरेस्ट नहीं लिखा है उनके आर्टिकल्स में देन दैट रेट शुड नॉट बी लेस देन मोर देन 6% पर एनम। ओके, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 6%, मतलब 6% से कम हो, ज्यादा ना हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट स्टेप कि अब आप बोल रहे होगे, सोच भी रहे होगे कि मैम ये तो कॉल्स इन एडवांस में हो गया कि किसी पर्सन ने एडवांस में पे कर दिया, कुछ ऐसा भी होगा जिनके पास एट दैट टाइम 60 ना हो, वो जस्ट 40 ही पे कर पाए, मींस कॉल इन एरियर्स जो हो, जब आपने जितनी अमाउंट मंगवाई है उससे लेस अमाउंट देना, इट रेफर्स टू द अमाउंट दैट इज कॉल्ड बाय कंपनी which is not paid by the shareholders before the due date for payment, कितनी पेमेंट से कम, for that is fixed, जो डेट फिक्स की गई थी कि आपको इस पेमेंट तक अमाउंट पे करनी है लेकिन आप तब तक पे नहीं कर पाए, वो अमाउंट आपकी कहां चली जाती है, कॉल इन एरियर्स में। राइट, आप उस अमाउंट को बोलोगे कॉल इन एरियर्स। समझ में आया बच्चे, the amount which is called by the company but that is not paid by the shareholders and that डेट वॉज ऑलरेडी फिक्स्ड कि इस डेट तक आ जानी चाहिए थी बट अभी तक वो अमाउंट नहीं आई है, तो वो अमाउंट हमारी क्या होगी, कॉल्स इन एरियर्स में, एंड दिस अमाउंट इज शोन एज, अब इसको आप कैसे शो करोगे, वो तो आपने क्रेडिट कर दी थी, ये अमाउंट क्या होगी, दिस इज शोन एज डिडक्शन, इसको आप डिडक्ट करके शो करोगे फ्रॉम द पेड अप कैपिटल ऑफ द इन द स्टेटमेंट, मींस जितनी पेड अप कैपिटल में से डिडक्ट करके शो करोगे भाई अभी तक आई ही नहीं है, दैट इज डिडक्शन। अब इस पे वन मोर थिंग, जैसे हमने अर्लियर अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जो हमारी अमाउंट एडवांस में आ जाती है उस पे इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है ना, द सेम वे जो अमाउंट आई नहीं है लेटर ऑन आएगी वहां पर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, बिल्कुल देन लेने की बात तो होनी ही चाहिए। सो हेयर द इंटरेस्ट इज चार्ज, बट यहां पर भी क्या है, दैट इंटरेस्ट मस्ट नॉट एक्सीड 5%, 5% से ज्यादा आप एडवांस चार्ज नहीं कर सकते फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। राइट बच्चे, तो आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि कॉल इन एरियर्स क्या होती है, कॉल इन एडवांस का क्या होती है, कहां पर पैसा जाता है, कहां क्रेडिट होता है, कहां डिडक्शन में शो किया जाता है। हियर अगेन आई एम सेइंग दैट डिडक्शन शुड बी मेड फ्रॉम द पेड अप कैपिटल ऑफ in the statement, call in arrears, call in advance, making calls, and what is allotment, every step we have done in detail. Make your own notes. Again I am saying start preparation, your exam is coming very nearer, don't be in the panic situation, just read, revise, repeat calmly. Thank you.